एंड पॉइंट नोड किसे कहेंगे? तो एंड पॉइंट नोड वैसे डिवाइस को कहते हैं जो डेटा या तो सेंड या रिसीव करता है. नोड दैट सेंड और रिसीव डेटा. लेकिन दूसरा क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नोड. अब ये किसे बोलेंगे? नोड दैट redirect incoming traffic to the destination. तो जो डेस्टिनेशन पे, जैसे यहाँ से कोई ट्रैफिक आ रहा है, उसको यहाँ भेजना था, तो इनकमिंग ट्रैफिक को सिर्फ जो रिडायरेक्ट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नोड बोलेंगे. अब एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल पीसी क्या है? एंड पॉइंट. लेकिन डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकता हूं? स्विच, हब, राउटर, इन सबको क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट नोड बोलेंगे. ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नोड बोलेंगे इन सभी को, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इनकमिंग ट्रैफिक को जो सोर्स से ओरिजिनेट हो रहा है उसको डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, रिडायरेक्ट करने का काम कर रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा. नोड कितने तरह का? 2 तरह. और एक नेटवर्क में जितने भी डिवाइस लगे हैं सभी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं. नोड कितना है? 2. होपफुली समझ में आया. आगे बढ़ा जाए. अब थर्ड जो क्वेश्चन आता है, जो बहुत जेन्युइन और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कि नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं, है ना? व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ नेटवर्क. आखिर में बिना फ़ायदे का तो हम लोग कुछ करते ही नहीं है, अगर लिटरली बोला जाए तो. अगर ईमानदारी से कोई एक्सेप्ट कर ले तो बिना फ़ायदे के तो कुछ करते ही नहीं है. अगर हम लोग प्रे भी कर रहे हैं गॉड को, तो पहले क्या मन में रहता है? भाई मेरे साथ कम से कम ईश्वर कुछ बुरा ना हो. अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं भी है तो कम से कम ये चाहेंगे कि जो चल रहा है बस उतना ठीक ठाक चलता है. तो क्या हुआ? काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन तो है ना वहाँ भी, कि नहीं? तो नेटवर्क अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं. पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. दैट इज द फर्स्ट और मेन गोल ऑफ नेटवर्क. अब शेयरिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? अच्छा सोच के देखिए कि अगर एक ऑफिस में बाय द वे 200 पीसी लगा हुआ है, अब अगर 200 प्रिंटर भी लगाना पड़े तो क्या खर्चे ज़्यादा आएंगे? लेकिन अगर 200 पीसी को एक नेटवर्क में आप कनेक्ट कर दीजिए तो एक प्रिंटर से ही काम चल जाएगा आपका. तो अगर एक कितना घटिया क्वालिटी का भी आप प्रिंटर ले रहे हैं तो ऑन एंड एवरेज 3000 रुपया पकड़ के चलिए. और अगर मान लीजिए कि आपको 200 प्रिंटर खरीदना पड़ता है ईच पीसी के लिए, तो कम से कम कितने का बजट था? 6 लाख का. अब 6 लाख मान लीजिए लगा भी दिया, उसका मेंटेनेंस भी तो हाई रहेगा. ज़्यादा डिवाइस है तो ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगा, तो रख रखाव भी ज़्यादा होगा. लेकिन अगर एक ही प्रिंटर है तो अब कॉस्ट कटिंग भी नहीं होगा क्या? दूसरा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज से क्या निकल के आएगा? कॉस्ट कटिंग. अब जैसे कि मान लीजिए कि यही तीनों लोग हैं और तीनों लोग अलग अलग गाड़ी से जाता है अपना कॉलेज, तो खर्च ज़्यादा आएगा. और तीनों अगर एक ही गाड़ी से जाएगा तो कैसे? नहीं, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, बाइक की बात नहीं कर रहे हैं. कार सर अभी तीनों लोग में नहीं है ना, इसके पास है. वो बस नाम के लिए सर काम. आज तक दिखाया तक अभी बोलता है कि सर लेके घूमने के लिए निकले. तो पॉसिबल है. अभी इसको बाइक तो अलाउ नहीं होता है. इसीलिए लोग इसके लिए वो बिना काम क्या है सर. और कोई रीजन नहीं है. सीखा भी नहीं है सर. ये बोलना है. हम सोचे भी नहीं होंगे कि
इन लोगों को इंजेक्शन लगाना पड़ गया सब से है मेरे पास प्रूफ। आते हैं कॉस्ट कटिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सब सीक्रेट बात ऐसे रिवील नहीं करते ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉस्ट कटिंग के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्क का? नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन। अब अगर नेटवर्क है उसी का तो नतीजा है कि आप बैठ करके किसी से मोबाइल पे आमने सामने बात कर रहे हैं, ईमेल पे आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा है वहाँ तक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहुँचा दे रहे हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। तो ये सारा किसके थ्रू मुमकिन है? अगर मान लीजिए मेरा लैपटॉप और उसका लैपटॉप कनेक्टेड है तो हम यहाँ से एक सिंगल क्लिक करके कोई फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पहले के केस में क्या होता था, लगाओ इसमें फ्लॉपी ड्राइव भाई, यहाँ से कॉपी करेंगे, वो फ्लॉपी आप वहाँ लगाएंगे, कभी रीड नहीं किया तो फिर लाओ दोबारा कॉपी करो, बहुत तरह का झंझट था। तो कम्युनिकेशन क्या था वहाँ? स्लो था। अब क्या है? कम्युनिकेशन फास्ट। अब पहले क्या था कि अगर पैसे भी ट्रांसफ़र किए तो अपडेट में टाइम, अब क्या है? इंस्टेंट अपडेट, बस भेजिए पैसा मैसेज आ गया, है ना। और वो जो साउंड होता है बड़ा ही कर्णप्रिय होता है, क्या? हाँ, क्रेडिट वाला मैसेज, आज सर उससे आपको- बढ़िया कोई मैसेज नहीं हो आपको सकता। आज वो बढ़िया मिलेगा। हाँ, तो कैसे तो सर को चाहिए। कैसी चाहिए? तुम लोगों से भी बात करना ही है हमको, लेकिन लास्ट में अभी पहले पढ़ाई कर लो। फास्ट कम्युनिकेशन के बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा नेटवर्क का? बैकअप ओवर फेलियर। क्या बोल सकते हैं? बैकअप ओवर फेलियर। और तो बैकअप हाँ, फेलियर, बैकअप ओवर फेलियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर नेटवर्क में दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, अगर एक डिवाइस हमारा मान लो खराब भी हो गया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब इसको ऐसे समझते हैं आगे चलकर कि ये बातें ज़्यादा क्लियर होंगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक राउटर है और ये हमारा स्विच है और ये राउटर इंटरनेट से हमारा कनेक्ट करा हुआ है, और यहाँ एग्जाम सेंटर मेरा है जहाँ की मल्टीपल क्लाइंट साइड पे एग्जाम चल रहा है। अब अगर मान लो ये राउटर खत्म तो एग्जाम खत्म ना, अब ये चलेगा नहीं, ये नहीं अलाउड है। तो होना क्या चाहिए? एक और राउटर यहाँ लगा के रखेंगे, उससे भी इंटरनेट के जरिए जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये अप है तब तक ये क्या रहेगा? स्टैंड बाई में। और जैसे ही डाउन होगा ऑटोमेटिकली ये वॉकिंग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बैकअप ओवर फेलियर। लेकिन ये मुमकिन कब है? जब नेटवर्क होगा तब ना। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो क्या मुमकिन है? नहीं। बैकअप ओवर फेलियर। लोड बैलेंसिंग, ये भी बहुत बेहतरीन फीचर है। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? लोड बैलेंसिंग का ये मतलब होता है कि अगर मान लिया जाए दो डिवाइस जो सेम काइंड ऑफ जॉब को प्ले कर रहा है, मतलब दो डिवाइस एक ही तरह के काम को कर रहा है, तो क्यों ना इसके लोड को बैलेंस कर दिया जाए। कुछ क्लाइंट्स का क्वेरी ये डील करेगा, कुछ क्लाइंट्स का क्वेरी ये डील करेगा, इससे इसके ऊपर लोड भी कम आएगा, नहीं तो इसका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब दोनों क्या रहेगा? एक नेटवर्क में रहेगा। अब जैसे कि मान लिया जाए, कैसे बोलते हैं, सारे ब्रांचेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में जाओ, अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो, बट अब कहीं से भी आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपस में क्या हो? लिंक्ड हो। तो लोड बैलेंस होगा जब एक नेटवर्क में सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हो। लोड बैलेंसिंग के अलावा और क्या हो सकता है? बैकअप, फॉल्ट टॉलरेंस, ये भी हो सकता है। बैकअप, ऑटो बैकअप। अगर नेटवर्क में डिवाइसेस दो या दो से अधिक कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली उन सारे डेटा का बैकअप भी बनते रहता है। ये भी एक फायदा है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब DHCP पढ़ेंगे तो, या DNS पढ़ेंगे तो। उसमें होगा क्या कि मल्टीपल सर्वर होता है एक नेटवर्क में, और एक सर्वर का एक रेप्लिका समझते हैं, उसका एक क्लोन, एक डुप्लीकेट बना हुआ रहता है, और वो अपने आप उसके ऊपर जो मेन सर्वर है उसका एक रेप्लिका बनता रहेगा, मतलब उसका एक क्लोन तैयार होता रहेगा, ताकि अगर ये कभी डाउन भी हो जाए तो यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि ये डाउन भी हुआ है।
लेकिन ये सारे बेनिफिट किसके मिलेंगे मुझे? नेटवर्क के। आगे बढ़ा जाए। अब अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का, तो आज के डेट में क्या है, कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फिर। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन ये भी किसके ज़रिए मुमकिन है? नेटवर्क के ज़रिए। अब कैसे अली बाबा बोलते हैं? अली बाबा को जानते हैं आप लोग? चाइना वाले। हाँ, चाइना वाले अली बाबा के जो फाउंडर हैं, जैकमा ना, इंडिया में जैकमा। तो उनका कहना क्या है कि अगर मुझे ऑनलाइन कोई बिजनेस सेटअप करना है ग्लोबली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम 2-3 सर्वर बिठाने पड़ेंगे। अगर एक पावरफुल सर्वर बिठाएंगे, उसी से हम अपना बिजनेस रन करना। मुझे कोई बहुत हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी का नतीजा है ना। अमेज़ॉन का नाम सुना ही होगा आप तो, फ्लिपकार्ट वगैरह का नाम सुना ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का या अपने बिजनेस का, अपने सर्विसेज को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा। क्या बिना नेटवर्क का पॉसिबल है ग्लोबलाइजेशन? तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं किसके? नेटवर्क के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया कि क्या नेटवर्क होता है, क्या फ़ायदे हैं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितना होता है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हम लोग फोकस्ड किसके ऊपर है? कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह का है? तो देखिए, 4 क्या गिनेंगे तो 5 भी हो जाएगा, लेकिन उन सारे टाइप्स को मेनली 2 ही कैटेगरी में रखेंगे जितने भी। या एक होगा हमारा प्राइवेट और एक होगा पब्लिक। एक होगा प्राइवेट नेटवर्क जिसका ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के पास होगा, और एक होगा पब्लिक नेटवर्क जिसका कि ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होगा। और जो पहला नेटवर्क है वो है लैन। क्या है? लैन। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क। और जो दूसरा नेटवर्क है अपना, वो क्या है? वैन, जिसे क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और वैन, याद रहेगा, लैन एंड वैन। अब लैन और वैन में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर इसकी बात करें हम, तो लैन के रिगार्डिंग फर्स्ट फैक्टर जो याद रखना है आपको, दैट इज व्हाट? लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर हम वैन की बात करें तो वैन में पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना? क्या बोलिएगा? वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन में आप सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? आप लैन में यहाँ पे ये क्या है आपका? प्राइवेट नेटवर्क है। क्या है ये? प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ओनरशिप किसके पास है? किसी इंडिविजुअल के पास। मान लीजिए मेरा एक क्लासरूम में जितने डिवाइस लगे हैं सबको हमने कनेक्ट कर रखा है, तो इसका ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास। तो ये हमारा क्या प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है। इसको सिर्फ हम या हमारे स्टूडेंट यूज़ कर सकता है कि पैरामाउंट या दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है? नहीं, पब्लिक नेटवर्क है। तो यहाँ इसके बारे में क्या लिखा जाए? पब्लिक नेटवर्क। क्या लिख सकते हैं? हाँ, लिखना ही है, पब्लिक नेटवर्क होता है ये। चलिए, ये भी बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है अपना कि इसका एक लिमिटेड एरिया होता है, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में काम करता है। क्या बोलेंगे? ये क्या है? लिमिटेड एरिया लाइक मैक्स स्पैन ऑफ 185 मीटर। हाँ, एरिया, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका कोई लिमिटेशन
नहीं है। क्या करेंगे? नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कह सकते हो कि ये है क्या, तो एक लाइन में कह सकता हूं मैं कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसे क्या कह सकता हूं? कलेक्शन ऑफ लैन। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है कलेक्शन ऑफ लैंस। ये लैंस का कलेक्शन है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंट्रानेट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैन। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? इंटरनेट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैन। तो ये अंतर याद रखना है, लैन और वैन। हाँ काफी है। देखिए, इंट्रानेट बोला जाता है वैसे प्राइवेट नेटवर्क को जो किसी ऑफिस के अंदर मल्टीपल नोड्स को जब कनेक्ट किया जाए और उसमें इंटरनेट का सारा फैसिलिटी तो दिया जाए, लेकिन वो प्राइवेट हो, पब्लिकली ना हो, तो वैसे इनहैंस नेटवर्क को ही बोला जाता है इंट्रानेट। इंट्रानेट बोलने का एग्जैक्ट ये मतलब होता है कि एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का सारा फीचर दिया गया है, बट वो क्या है? हाँ, लोकली सिग्निफिकेंट है। वो सिर्फ किसके लिए है? उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए, वो आउटसाइडर के लिए नहीं है। आगे बढ़ाएं। अब लैन और वैन के बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है व्हाट? टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल? नेटवर्क मॉडल कितने टाइप का बनता है? नेटवर्क मॉडल का कितना टाइप है? तो क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? कितने तरह का नेटवर्क मॉडल होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, टाइप नेटवर्क का टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मॉडल का मतलब क्या होता है? मतलब उसका डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट। एक नेटवर्क का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या बनावट होगा, क्या लेआउट होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लेआउट को देख करके, स्ट्रक्चर को देख करके उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि उसके क्या खासियत होगा, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, या उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। अब एक अगर आप कोकोनट को लेते हो और उसको देखो, क्या डायरेक्ट आप इनहेल कर सकते हो? हर एक आप एप्पल को लेते हो तो क्या कर सकते हो? तो आप उसके स्ट्रक्चर को देख के कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सके, कुछ डिसाइड कर सके कि नहीं कर सके। तो जब आप एक नेटवर्क की बात करते हो तो एक नेटवर्क के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? मॉडल बोलेंगे। और मॉडल या स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि उस नेटवर्क का क्या विशेषता होगा, उस नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। जो मेन थिंग है वो क्या है? वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहने का मतलब, नेटवर्क मॉडल का मतलब होता है वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कह सकते हैं हम वे टू एडमिनिस्ट्रेट अ नेटवर्क रेफर्स टू देयर मॉडल। मतलब एक नेटवर्क को आप कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, वही क्या कहलाता है? नेटवर्क मॉडल कहलाता है।
अब जैसे एक मिसाल के तौर पे यहाँ इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए उन सबको मैं गाइड कर रहा हूं, तो मुझसे सारे लोग गाइड हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मॉडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बस शेयरिंग वहां हो रहा है, लेकिन कोई किसी के लिए रूल नहीं डिफाइन कर रहा है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। लेकिन अगर घर में जा रहे हैं तो घर में कोई एक मुखिया है, हेड है, अब वो डिसाइड कर रहे हैं घर की सारी पॉलिसीज को, तो आप वापस फिर किस नेटवर्क मॉडल में आ गए? वापस आप आ गए सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल। तो 2 तरह का नेटवर्क मॉडल है। निकलना है 7:30 पौने 8 आई। आज लगता है कुछ ले दे के नहीं आए। नहीं सर, डायरेक्ट आइए, टाइम पे स्टार्ट करा 6 ही बजे से कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग वे टू एडमिनिस्ट्रेट नेटवर्क रेफर्स टू देयर मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल कहने का मतलब कि किसी भी नेटवर्क को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर एक नेटवर्क को एक सिंगल सिस्टम से अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि इस नेटवर्क में हमारे पास 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। अगर एक कंप्यूटर पे हमने कोई चेंजेस किया, उस चेंजेस सारे जगह पे हो जाए, कैसा रहेगा? एक कंप्यूटर पे हमने कोई यूजर अकाउंट बनाया, वही यूजर यहाँ भी लॉगिन करके काम कर सके, वहाँ भी लॉगिन करके कर सके, वहाँ भी लॉगिन करके कर सके, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत तगड़ा। तो इस नेटवर्क मॉडल को क्या बोलेंगे? जिसमें एक डिवाइस पे हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, वही डेटाबेस हर जगह यूज हो रहा है, वही यूजर हर जगह यूज हो रहा है। यहाँ हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सब पे एक साथ हो गया, कैसा रहेगा? वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या बोलेंगे इस नेटवर्क मॉडल को? सेंट्रलाइज नेटवर्क। लेकिन अगर मान लिया जाए मुझे अगर यहाँ काम करना है तो यहाँ यूजर अकाउंट बनाए, वहाँ काम करना है वहाँ भी बनाए, अगर उसी यूजर को वहाँ अगर अगले दिन काम करना है तो वहाँ भी यूजर अकाउंट बनाए। यूजर अकाउंट भी बना देंगे मान लो मजदूरी जैसा करके। अब ससुराल यहाँ जो फाइल बनाया वो फाइल उसको वहाँ मिलेगा नहीं, अब फाइल ले जाओ यहाँ से उठा के वहाँ पे फिर। लेकिन अगर सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल होता तो उसका बेनिफिट क्या मिलता? यहाँ जो यूजर अकाउंट बनता है वही यूजर अकाउंट हर जगह लॉगिन कर सकता था। अब कहीं भी लॉगिन करता, हर जगह उसको सारा फाइल दिखता। तो ज्यादा बेहतर क्या है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? ज्यादा बेहतर है सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल। अब आइए इसी को क्या बोलते हैं? वे टू एडमिनिस्ट्रेट अ नेटवर्क रेफर्स टू देयर मॉडल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। अब 2 तरह का कौन कौन सा है, जरा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेबल बनाते हैं। अब ये टेबल लेता हूं मैं, टेबल में 2 कॉलम लेते हैं और मल्टीपल रो लेते हैं। क्या यहाँ क्या डाल दिया जाए? वर्क ग्रुप। और यहाँ क्या डाल दिया जाए? डोमेन। कितना है? 2। अब वर्क ग्रुप को क्या बोलेंगे? बाय डिफॉल्ट। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमको किसी भी अगर मान लो मल्टीपल डिवाइस है, उसको एक स्विच से आपस में कनेक्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट एक कौन सा नेटवर्क मॉडल है? वर्क ग्रुप। लेकिन डोमेन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को इसे अलग से क्या करना होता है? कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अपने आप ये नहीं होता है। अगले पॉइंट्स के रूप में हम लोग क्या लिख रहे हैं? नो सर्वर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। यहाँ क्या लिखेंगे? एट लिस्ट 1 सर्वर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। कम से कम एक सर्वर मशीन चाहिए। लेकिन वर्क ग्रुप में कोई सर्वर मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है डिसेंट्रलाइज्ड
डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड इसमें क्या होता है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर समझ में आ रहा है? अगर एक ही डिवाइस से बैठ के हम सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सके तो क्या बोलेंगे उसको? और सबको इंडिविजुअली अगर मुझे कंट्रोल या मैनेज करना पड़े तो क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइज। तो दोनों में एक बहुत बड़ा। और इसमें क्या होता है? लोकल डेटाबेस। ये क्या होता है? इसमें होता है लोकल डेटा बेस क्रिएटेड ऑन each node। और इसमें क्या होता है? वही सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस क्रिएटेड ऑन। और इसमें डेटाबेस कहाँ बनता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनता है, वो भी कहाँ? सर्वर पे बनता है। ये क्या है? लेस सिक्योर। अरे क्या है? मोर सिक्योर। लेस नंबर ऑफ फीचर्स। और इसमें क्या बोलेंगे? मोर नंबर ऑफ फीचर्स। लेस नंबर ऑफ फीचर्स, मोर नंबर ऑफ फीचर्स। इसमें फीचर्स क्या है? ज़्यादा है। इसमें फीचर्स क्या है? बहुत कम है, बहुत कम। मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब सोचो कि सबके लिए अलग अलग रूल बनाना पड़ेगा। सब पे जाके अगर रूल बनाना होगा, डेटाबेस बनाना होगा, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट क्या लग रहा है? ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या लगना है? लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट बहुत कम लगता है। तो वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर याद रहेगा। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है। किसके किसके बीच? वर्क ग्रुप और डोमेन के बीच। अब 5 के बाद आ जाते हैं हम लोग कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। चाहिए 5 ही ले रहा है। चलो बढ़िया कोई। अब नेटवर्क मॉडल के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट इज नेटवर्क? आ जाओ। हाँ, कल से कहला, आज कुछ पढ़ लेंगे कि आइए। हाँ होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? क्या बोलेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजी किसे बोलेंगे? एक नेटवर्क में डिवाइस को फिजिकली कैसे अरेंज किया गया है, यही क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स in a network is called network topology। एक नेटवर्क में डिवाइस को फिजिकली कैसे अरेंज किया गया है, यही क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। अब जैसे देखिए ना, इसको समझने के लिए बेहतर रहेगा कि एक एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं। और इसमें से टोपोलॉजी में हम लोग जो मेन टोपोलॉजी यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? स्टार टोपोलॉजी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर बोला जाए कि हमारे पास मान लीजिए कि 3 कंप्यूटर है, देखो तो उसमें चलने वाला है क्या? एक आदमी मार्कर विकास।
दिख रहा है कि आप लोग को भी चमक रहा है? नहीं दिख पा रहा है। अब मान लीजिए 3 नोड है, अब एक सिंगल हमने लैन केबल लिया और इसी सिंगल लैन केबल से इन तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इस फिजिकल अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बस टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसी को? बस टोपोलॉजी। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस को एक सिंगल लैन केबल से एक लीनियर फैशन में जोड़ दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? अब बस टोपोलॉजी में ये जो केबल यूज होता है इसको बोलते हैं बैकबोन। क्या बोला जाता है इसको? बैकबोन केबल। क्या बोला जाता है? बैकबोन। ये बैकबोन है ना है। अगर ये डैमेज तो पूरा का पूरा नेटवर्क कोलैप्स, पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? तो ये सूटेबल होता है उन जगहों पे जहाँ की 8-10 डिवाइस को एक नेटवर्क में जोड़ना है। ये स्केलेबल नहीं है कि बहुत लार्ज लेवल पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ 200, 250, 2000 सिस्टम को जोड़ना है, वहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? लेकिन एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, क्या? बस टोपोलॉजी। अच्छा, इसी को फिर दूसरे अगर हम वे में अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो डिवाइस था हमारा, इस डिवाइस को एक सर्कुलर वे में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे एक सर्कुलर वे में कनेक्ट कर दिया जाए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अब उतना बढ़िया फोटो वोटो ना बनता है। और यहाँ से फिर ये 2 वे डायरेक्शन में इस तरीके से जुड़ा रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा रिंग टोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? रिंग टोपोलॉजी। जब मल्टीपल डिवाइस एक सर्कुलर फैशन में आपस में कनेक्ट हो तो ये कहलाएगा रिंग टोपोलॉजी। हाँ बिल्कुल, ये क्या है? रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के साथ समस्या ये है, यहाँ इसको एक्सटेंड करना बड़ा मुश्किल है। नया डिवाइस अटैच करना, रिमूव करना, ये मुश्किल है। हाँ, फायदा ये है कि अगर एक रूट डाउन भी है तो दूसरे रूट से हम क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो यहाँ लेटेंसी है, लेकिन यहाँ रिडंडेंसी भी है। मतलब रिडंडेंसी कहने का तो अल्टरनेटिव रूट से अगर एक डाउन हो गया तो दूसरे से कम्युनिकेशन होता रहेगा। लेकिन ये भी स्केलेबल नहीं है, लार्ज लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब तीसरा क्या तरीका हो सकता है इन 3 ही डिवाइस को आपस में जोड़ने का? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस ले, और यही रियल टाइम में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक सेंट्रलाइज डिवाइस लिए, अब एक ऐसा शेप फॉर्म कर रहा है, एक स्टार के जैसा शेप फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? ये कहलाएगा स्टार टोपोलॉजी। और रियल टाइम में सबसे ज़्यादा ये जहाँ एक सेंट्रलाइज डिवाइस हमने यूज किया और उसी सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू मल्टीपल एंड पॉइंट डिवाइस को कनेक्ट किया, तो इसे क्या नाम देंगे? इसी को नाम देंगे स्टार टोपोलॉजी। आगे बढ़े। अब इसके बाद एक और बचा, और वो क्या है? मेश टोपोलॉजी। क्या है? मेश टोपोलॉजी। अब अगर मान लिया जाए कि हमारे पास मोर देन 1 डिवाइसेस है और ये सारे डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सारे के सारे डिवाइस एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या इससे बोलेंगे हम? इसी को बोलेंगे मेश टोपोलॉजी। अगर 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो क्या कहलाएगा? ये इस अरेंजमेंट को कहेंगे मेश टोपोलॉजी। अब ये सबसे एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि इसमें एक नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें हम बोलेंगे कि रिडंडेंसी बहुत हाई लेवल का है। क्यों? तो अगर एक डिवाइस देखा जाए तो 1, 2, 3 डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। अगर 1 या 2 डैमेज भी होता है तो भी कम्युनिकेशन कभी भी ड्रॉप नहीं हो। ये फायदा इसका है। अब एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ अलग नहीं है। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि 2 टोपोलॉजी का मिश्रण, 2 टोपोलॉजी का जो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, उसी को क्या कहेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे।
जब दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिश्रण बनाया जाए तो क्या कहलाता है वो? इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? हाइब्रिड। अब दो का मतलब अब ऐसा है कि हमारे पास एक मेश टोपोलॉजी, फिर क्या लिखने लगे, एक हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्या था, एक मेश टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा था। ऑलराइट, अब यहाँ क्या किया गया है, एक सिस्टम लगा दिया गया यहाँ पे और ये स्विच लगा दिया गया। अब ये इससे भी कनेक्टेड है। अब बताओ, मेश टोपोलॉजी भी और स्टार टोपोलॉजी भी है। और यहाँ क्या किया गया है, ऐसे एक, अब क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिक्स किया जाए तो क्या कहलाएगा ये? यही कहलाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो याद रहेगा ये बातें भी। चलिए, अब इसके बाद टोपोलॉजी भी जब हम लोग समझ चुके तो नेक्स्ट थिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो वो क्या है? अब है नेटवर्क डिवाइसेस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइस की अगर हम बात करें तो नेटवर्क डिवाइस भी अलग अलग तरह का होता है। क्या क्या है? एक है हार्डवेयर। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? हार्डवेयर से। अब हार्डवेयर डिवाइस जो है वो भी कई है, एक नहीं है। क्या बोलेंगे? देयर आर सेवरल हार्डवेयर devices there are several hardware devices used in a computer network। एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो पहला हार्डवेयर डिवाइस क्या आएगा? NIC। पहला हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है? NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सब लोग तो निकल ही गया। नहीं तो रुकिएगा तो रुकिए, 5 मिनट में इन लोग का मीटिंग एंड होगा, उसके बाद हम बढ़ा देंगे आगे, रिकॉर्डिंग कर ही देते हैं, भेज देंगे मीटिंग। हाँ, कल ही। चलिए ठीक है, कल इन लोग का छुट्टी कर देंगे 6 बजे वाले को, ऑल्टरनेट में कल आप लोग कर लेते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ प्राइमरी network device। network interface card is a primary network device that is used for mainly to, अब क्या दो इसका पर्पस है? NIC कार्ड को LAN कार्ड भी बोलते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, फास्ट ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क अडाप्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC शॉर्ट में बोलते हैं। अब NIC को प्राइमरी हमने बोला है। प्राइमरी क्यों बोला है? क्योंकि सबसे पहले इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बिना आगे सब अधूरा है। अगर मान लीजिए कि हमारे इस लैपटॉप में NIC कार्ड नहीं लगा हुआ है तो क्या इसको हम नेटवर्क में यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जो डिवाइस चाहिए वो क्या चाहिए? इसमें NIC कार्ड चाहिए, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? अगर कोई भी नोड है और हम चाहते हैं वो नोड नेटवर्क में कनेक्ट हो तो उसमें क्या लगा होना चाहिए? NIC कार्ड होना ही चाहिए, चाहे वो स्विच हो, चाहे राउटर हो, चाहे फायरवॉल हो, या हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी डिवाइस। अगर नेटवर्क में कनेक्टिविटी चाहिए तो क्या होना चाहिए? अब NIC कार्ड जो है ना वो 2 वाइटल रोल प्ले करता है। पहला रोल क्या है NIC का? पहला रोल ये है NIC का, प्रोवाइड एन इंटरफेस
फॉर द कनेक्शन। कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? इंटरफेस चाहिए। बिना इंटरफेस का हम किसी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई मोबाइल ले दें, इसमें कोई चार्जिंग सॉकेट ना हो, बोले कि चार्ज में लगा दीजिए, तो क्या बोलिएगा? इसमें सॉकेट तो होना चाहिए चार्जिंग वाला, तब तो लगाएंगे। उसी तरीके से अगर जब तक किसी डिवाइस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस नहीं होगा तो क्या उसे नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है? तो बोलेंगे नहीं, नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में कनेक्ट अगर करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? इंटरफेस होना चाहिए। तो पहला काम क्या है? प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द कनेक्शन। कनेक्शन के लिए। अब सेकंड क्या है? कन्वर्ट द सिग्नल। ये सिग्नल को क्या करता है? कन्वर्ट भी करता है। अब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलना। देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, 0 और 1 को। सारा अपना कैलकुलेशन, सारा प्रोसेसिंग किस फॉर्मेट में करता है? 0 और 1 बाइनरी पे, नहीं। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में केबल से डेटा आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर सेंडिंग। भेजने से पहले उसको कन्वर्ट करना होगा। अब एक कन्वर्जन का काम कौन करेगा? कन्वर्जन का काम भी कौन करता है? एनआईसी करता है। तो ये दो वाइटल रोल प्ले करता है एनआईसी। तो सोचिए कि अगर नेटवर्क में कोई नोड है और उसमें एनआईसी डैमेज है तो क्या उसको नेटवर्क में रखा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है? जवाब है नो, नेवर। तो हार्डवेयर में पहला इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या था? एनआईसी। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या होता है हार्डवेयर में? रिपीटर। अब ये रिपीटर क्या भला है? नाम से ही क्लियर है कि रिपीटर क्या करता है? डिस्टेंस को, रेंज को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। इसमें कहानी क्या है कि अगर मान लिया जाए आपका डिवाइस यहाँ पे है और दूसरा डिवाइस यहाँ पे है, ओके। अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 185 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ये 185 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। अब अगर ये सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो क्या यहाँ से जो हम डेटा भेज रहे हैं वो जाएगा या नहीं जाएगा? अगर मैंने यहाँ से डेटा सेंड करा तो वो डेटा यहाँ तक ट्रैवल होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि ये जो लैन केबल आप यूज कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है? 185। जहाँ 185 हो रहा है ये क्या होगा? सिग्नल इसका वीक होगा और पैकेट यहाँ ड्रॉप कर देगा। तो मुझे जहाँ पे सिग्नल क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, वहाँ क्या करना होगा? एक डिवाइस लगाना होगा जो इस सिग्नल का, इनकमिंग सिग्नल का एक कॉपी बनाए और उस कॉपी को अगेन कितने मीटर तक भेज सके? 185 मीटर तक भेज सके। और उसी डिवाइस को नाम क्या दिया गया है? रिपीटर। जो वीक सिग्नल का एक रेप्लिका, एक कॉपी बनाए और उस कॉपी को आगे कितने मीटर्स के लिए भेज सके? 185। तो रिपीटर से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लेंथ हमें ज़्यादा कवर हो जाता है। इट मीन्स कि हम अगर चाहते हैं अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना, बढ़ाना थोड़ा, तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा? रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो रिपीटर बेसिकली क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है किसको? सिग्नल को, जो वीक सिग्नल है उसको। तो क्या बोलेंगे? यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क के रेंज को आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंड कर रहे हो बाय एम्पलीफाइंग। सिग्नल को एम्पलीफाई करके क्या कर रहा है ये? हाँ, रेंज को बढ़ा रहा है। यही मेन काम है किसका? रिपीटर का। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ा टॉपिक है और नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगले दिन। और अगले दिन कल नहीं करेंगे हम लोग, कल उन लोगों को पढ़ाएंगे हम लोग